नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ, जहां भाजपा से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज भाजपा कर सकती है अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। दरअसल मैनपुरी, खतौली और रामपुर की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान आज भाजपा कर सकती है। जहां मैनपुरी उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। 18 नवंबर को रामपुर उपचुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पार्टी ने रामपुर उपचुनाव के लिए अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। इसके अलावा खतौली सीट से गठबंधन के तहत आरएलडी चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी इन तीनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि शनिवार को लखनऊ में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सभी उम्मीदवारों के नामों को तय कर लिया गया है। नाम केंद्र को भेज दिए गए हैं। अब बस फाइनल मोहर का इंतजार है। संभावना है कि आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अखिलेश को घेरने का प्लान, भाजपा जल्द करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ के बाद दिल्ली में मंथन, उपचुनाव के जरिए 24 का चिंतन। उपचुनाव को लेकर भले ही सपा ने मैनपुरी और रालोद ने खतौली में अपने पत्ते खोल दिए हों, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा ने उन 3 नाम पर फाइनल मंथन कर लिया है, जो मैनपुरी में डिंपल को, रामपुरी में आजम को और खतौली में जयंत को चुनौती देंगे। क्योंकि 12 नवंबर को भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम योगी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राधा मोहन सिंह के साथ धर्मपाल सिंह सैनी शामिल हुए थे। इस बैठक में हर सीट से 3-3 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई गई थी। अब इसी लिस्ट पर सोमवार को दिल्ली में मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में फाइनल नाम तय हो चुका है, जिसका ऐलान अब कभी भी हो सकता है। एक तरफ जहां मैनपुरी में डिंपल यादव ने अपना नामांकन कर दिया, तो वहीं बीजेपी का उम्मीदवार मैनपुरी में कौन होगा, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। रामपुर में पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, खतौली में कौन होगा, इसकी भी घोषणा अभी तक केंद्रीय चुनाव समिति ने नहीं की है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में बीजेपी भी तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उसके लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मैनपुरी में है, क्योंकि वो सीट है जिसे भाजपा कभी नहीं जीत पाई है। और इस बार भाजपा की टक्कर यहाँ सपा के साथ साथ सहानुभूति से भी है, जो अगर डिंपल यादव को मिली तो भाजपा के लिए ये लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। देखिए, लोग कहते थे आजमगढ़ उनका गढ़ है, लोग कहते थे रामपुर उनका गढ़ है, लोग कहते हैं आज मैनपुरी उनका गढ़ है, तो हमने आजमगढ़ तोड़ दिया। हम इसको भी, मैनपुरी का भी नया इतिहास रचने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारेगी, भाजपा जीतेगी। ठीक इसी तरह भाजपा को एक जादू रामपुर में दिखाना है और साबित करना है कि जून में मिली जीत तुक्का नहीं थी। वहीं इन सब के बीच खतौली की सीट भाजपा के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि ये सीट इस बार भाजपा ने ही जीती थी। लेकिन इस बार जयंत भाजपा के रथ को रोकने की हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि खतौली में भाजपा जयंत के जाट गुर्जर मुस्लिम दाव का जवाब किस तरह देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खां आज अपनी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक में रामपुर नगर सहित जिले भर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक को सपा नेता आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद आजम खां उपचुनाव को लेकर रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। ये भी संभव है कि उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर किसी नाम पर बैठक में चर्चा हो। दरअसल रामपुर विधानसभा सीट को आजम खां के गढ़ के रूप में जाना जाता है। वो इस सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। नफरती भाषण के मामले में कोर्ट से उन्हें सजा मिली, जिसके बाद आजम खां की विधायकी जो है वो इस सीट से रद्द हो गई और इसके बाद इस सीट पर अब उपचुनावों का ऐलान किया गया है।
उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो 11 नवंबर है। 11 नवंबर से ये प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में आजम खां आज क्या किसी रणनीति का ऐलान करते हैं, अपने किसी खास उम्मीदवार को आगे करते हैं, इसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एकमात्र यही पार्टी है, यही सीट है समाजवादी पार्टी ने जिस पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं आज सैफई पहुंच रहे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। ये एक अहम खबर मिल रही है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मीडिया से वे बात कर सकते हैं। शिवपाल यादव बीते 2 दिनों से लखनऊ में ही मौजूद हैं। डिंपल यादव के नामांकन में वे नहीं पहुंचे थे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी सैफई में ही मौजूद हैं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव के परिवार में एकजुटता के दावों पर खुद शिवपाल यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को नामांकन से पहले सपा के जो प्रमुख हैं राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा था कि शिवपाल यादव से पूछकर ही प्रत्याशी तय किया गया है, लेकिन अभी शिवपाल यादव की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सैफई पहुंचकर शिवपाल यादव मीडिया से इस बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब पूछा गया था शिवपाल यादव से मीडिया के द्वारा कि क्या डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में इसका जवाब दिया जाएगा। अब देखना होगा कि सैफई पहुंचने के बाद क्या शिवपाल यादव अपने पत्ते खोलते हैं। उधर डिंपल यादव ने मैनपुरी से अपना नामांकन भर दिया है, लेकिन चर्चा अखिलेश यादव की मुलायम प्रतिज्ञा की हो रही है, क्योंकि नामांकन भरने से पहले और भरने के बाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के नाम को डिंपल का कवच बनाते नजर आए। अखिलेश मैनपुरी के चुनाव को नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि से जोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताजी की श्रद्धांजलि के नाम पर डिंपल को वोट मिलेगा। अखिलेश की मुलायम प्रतिज्ञा, डिंपल बचा पाएंगी मैनपुरी का किला। नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव। डिंपल ने भरा नामांकन, कौन जीतेगा मैनपुरी का रण। आजमगढ़ की हार से ली सीख, सपा जीत पाएगी नेताजी की सीट। चुनाव मैनपुरी का है, लेकिन दिल पूरे यूपी का धड़क रहा है। अखिलेश यादव ने अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, जिनके नामांकन ने मैनपुरी का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि कोई इसे समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है तो कोई इसे अखिलेश की मुलायम प्रतिज्ञा बता रहा है। क्योंकि मैदान में भले ही डिंपल उतरी है, लेकिन चुनौती अखिलेश यादव की है, जिन्हें न सिर्फ मैनपुरी की विरासत को बचाना है बल्कि अपनी पत्नी को चुनाव भी जिताना है। यही वजह है कि जो काम अखिलेश यादव ने अब तक नहीं किया, वो काम अखिलेश यादव करने के लिए तैयार है। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। अभी तक की सबसे ऐतिहासिक जीत होगी, ये नेताजी की सीट रही है और जितना विकास आपको मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिंपल काम करेंगी। दरअसल जब डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया था, तब एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि इससे पहले रामपुर, आजमगढ़ और गोला में जब उपचुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव प्रचार से दूर रहे थे, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को हार से चुकाना पड़ा। और अब लगता है कि अखिलेश यादव ये गलती नहीं दोहराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस सीट को हम जीतेंगे, जैसे आजमगढ़ को जीता, जैसे अमेठी को जीता, गढ़ में घुसकर गढ़ को तोड़ेंगे। वो तो चुनाव के दौरान सही ये सब कहते ही हैं। अगर नहीं कहेंगे तो लोग, बीजेपी के लोगों में दम नहीं आएगी मैनपुरी में थोड़ी सी, कि नेता कह रहे हैं जीतेंगे, शायद जीत जाएं। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे,
वहाँ भी नहीं हारते। और रामपुर में तो आप जानते हैं पुलिस ने सवेरे मोहल्लों में पुलिस लगा दी गई थी, मुस्लिम निकलने नहीं दिए। सच तो ये है कि अखिलेश यादव मैनपुरी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि नामांकन से पहले अखिलेश यादव और डिम्पल यादव नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जिसकी एक तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट की। इस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर दिख रही है, दूसरी तरफ अखिलेश और डिम्पल उन्हें नमन कर रहे हैं। इसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी के रूप में दरअसल नेताजी की समाजवादी आस्थाओं का ही नामांकन हो रहा है। जिस प्रकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों और जनमानस ने सफाई आकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, उसका सच्चा परिणाम ये होगा कि सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। मतलब ये अखिलेश मैनपुरी की जनता को याद दिला रहे हैं कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये संवेदनाओं का चुनाव है। ये मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं हैं। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता उन्हें नेताजी का साथ दिया और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है। हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। जानकारों की माने तो अखिलेश पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के अंदाज में लड़ रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी की जनता को वो न सिर्फ मुलायम का नाम लेकर इमोशनल कर रहे हैं, बल्कि मैनपुर में यादवों के बाद दूसरे सबसे बड़े वोट शाक्य को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिसकी एक बड़ी तस्वीर उस वक्त सामने आई जब अखिलेश यादव मैनपुरी के सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य के घर पहुंचकर उनकी माताजी राम बेटी के निधन पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। आपको बता दें कि मैनपुरी में करीब 17,40,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 4,25,000 यादव और दूसरे नंबर पर 3,25,000 शाक्य, और अखिलेश इसी वोट को एकजुट करने में लगे हैं, क्योंकि डिम्पल के नाम का ऐलान करने से ठीक एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया था। अब अखिलेश यादव का ये दाव काम करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश के पास मुलायम की सहानुभूति का कवच है। पिछले 3 दशकों से ये सीट सपा के पास रही है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव के 3 पीढ़ियां चुनाव जीतती रही हैं। ऐसे में मैनपुरी की जनता क्या डिम्पल का राज तिलक करेगी, और करेगी तो कितने मार्जिन से करेगी, क्योंकि मैनपुरी वो सीट है जहां जीत से ज्यादा जीत के मार्जिन की चर्चा होती है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी न्यूज़। एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए है, देखना होगा कैसे इससे पार पाते हैं। उधर मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि सपा का जनाधार खिसक चुका है। अखिलेश यादव ने मेरी बात नहीं सुनी, वरना उनकी पार्टी का यह हश्र नहीं होता। ओपी राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में गलती से उनका साथ पकड़ लिया। इस परिवार में कलह हो तो वो परिवार पतन की ओर जाता है, हमारा जो अपना मानना है। अब चाचा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में दूसरे नंबर का योगदान सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं। इस परिवेश में अखिलेश जी को चाहिए कि उनके चाचा थे, जैसे हम लोगों ने पहल किया तो चुनाव में शिवपाल जी साथ आ ही गए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ गए। तो अगर चाचा के सामने भतीजा जाकर के पकड़ ले एकदम दोनों पैर के, चाचा तोरे बिना जान न बची तो निश्चित है कि चाचा आशीर्वाद तो देगा। उधर पश्चिम की परीक्षा कौन पास करेगा, ये सवाल जयंत चौधरी के उस ट्वीट के बाद खड़ा हो गया जिसने खतौली का सियासी पारा चढ़ा दिया। क्योंकि खतौली में सपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां रालोद ने मदन भैया को मैदान में उतारा है। जाट मुस्लिम गुर्जर वाला दाव इससे चला है, लेकिन मदन भैया की दावेदारी पर रालोद का एक बड़ा धड़ा नाराज नजर आ रहा है, जो मदन भैया को बाहरी बता रहा है। मदन भैया की दावेदारी पर रालोद दो फाड़।
खतौली में काम करेगा बाहरी कार्ड। वो मदन भैया जिसने मेरठ मंडल से राजनीति शुरू करी, मेरठ मंडल का हिस्सा खेकड़ा था, जहाँ से 4-4 बार हम विधायक रहे, वो बाहरी बताना ये कुछ लोगों की हताशा का कारण है। सर्दी में गर्मी का एहसास, पश्चिम परीक्षा में कौन होगा पास। खतौली उपचुनाव में आरएलडी ने बाहुबली मदन भैया को मैदान में उतार कर न सिर्फ सियासी तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि खतौली के उपचुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि जयंत को यहां भाजपा की काट के लिए गुर्जर कार्ड सबसे बेहतर विकल्प नजर आया। इसीलिए तमाम समीकरणों को छोड़कर जयंत ने जाट मुस्लिम गुर्जर समीकरण को सबसे मजबूत सियासी हथियार माना है। कुछ ऐसा ही दाव रालोद ने 2012 में चला था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उपचुनाव में 10 साल बाद पुराना फार्मूला काम करेगा। साल 2012 में जयंत चौधरी ने गुर्जर कार्ड खेला था। तब चुनावी मैदान में उतरे तमाम योद्धाओं को परास्त कर राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद जयंत चौधरी ने अपनी रणनीति बदलते हुए जिस भी प्रत्याशी को खतौली के मैदान में उतारा, वो जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया और आखिरकार जयंत चौधरी को अपनी रणनीति फिर बदलनी पड़ी और 2012 वाले फार्मूले पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। दरअसल खतौली विधानसभा सीट पर करीब 3,12,000 मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी 90,000 के करीब है। दूसरे नंबर पर दलित है, जो करीब 50,000 है। वहीं 35,000 सैनी, 30,000 गुर्जर, 25,000 जाट, 12,000 ब्राह्मण है। लेकिन मदन भैया की दावेदारी को लेकर रालोद का एक छड़ा नाराज नजर आ रहा है, जो मदन भैया को बाहरी बता रहा है। और वो मदन भैया जिसने मेरठ मंडल से राजनीति शुरू करी, मेरठ मंडल का हिस्सा खेकड़ा था, जहाँ से 4-4 बार हम विधायक रहे, वो बाहरी बताना ये कुछ लोगों की हताशा का कारण है और कुछ नहीं। ये मेरे अपने हैं, खतौली मेरा अपना है और अपना रहेगा, मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी पूरी ताकत के साथ सर्दी में गर्मी का एहसास कराने में लगे हैं, क्योंकि रविवार को जयंत ने 3 रैलियां की थी। उन्हीं में से एक रैली की तस्वीर जयंत ने ट्वीट की है, जिस पर लिखा है सर्दी में गर्मी। सर्दी में भी गर्मी जैसा माहौल बताकर जयंत ने बीजेपी को उसी के अंदाज में घेरने की कोशिश की। यानी साफ है कि जैसे जैसे खतौली विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे जुबानी हमले भी बढ़ेंगे और ये हमले सियासी माहौल में तपिश बनाए रखेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जयंत क्या खतौली में भाजपा का रथ रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैनपुरी में अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है, उसी तरह एक परीक्षा इस बार जयंत की भी होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खतौली में जयंत को फ्री हैंड दे दिया है। अब जयंत को साबित करना है कि वो जाटलैंड में कितने असरदार हैं। खतौली से सनोज शर्मा, एबीपी गंगा। तो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरएलडी ने मदन भैया को मैदान में उतारा है। हालांकि आरएलडी के अंदर बाहरी प्रत्याशी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। मदन भैया आरएलडी दफ्तर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पार्टी के मुद्दे हैं, वही इस चुनाव में उनके भी मुद्दे होंगे। मुद्दा जो हमारा पार्टी का मुद्दा है, वही मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है, कमेरों का मुद्दा है और भाईचारे स्थापित करने का मुद्दा है। वही मुद्दे हैं हमारे। इस तरह से एक ये चल रहा है कि आप बाहर से आए हो चुनाव लड़ने के लिए, किस तरह से आप यहाँ लोगों को अपने प्रति जागरूक कर पाएंगे? आप मुझे बोलते किस तरह से? नहीं, ये तो कुछ शब्द चल नहीं रहा है, या आप ही को लग रहा है, कोई शब्द ऐसा विशेष नहीं चल रहा है। तो खतौली से मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया है और इसे लेकर आरएलडी के उत्तराखंड प्रभारी राम मेहर सिंह का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मदन भैया को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इसके पीछे राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति काम कर रही है, किस तरीके से पूरे चुनाव को राष्ट्रीय लोकदल देख रही है, यही हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के प्रभारी राम मेहर सिंह जी से। राम मेहर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सबकी नजरें टिकी हुई थी, कौन चुनाव में मैदान में राष्ट्रीय लोकदल किसको उतारेगी, लेकिन अचानक से एक नाम आता है मदन भैया। कितना इसको आप जीत की तरफ एक मजबूत कदम मान रहे? कल जो साहब थे मीटिंग में खतौली के गांव में, गुजर बाहुल गांव था पिपलेड़ा,
वहाँ पे पत्रकारों ने उनसे पूछी कि कैंडिडेट कौन होगा, बाहरी होगा, तो चौधरी साहब ने कि बाहरी नहीं, भारी कैंडिडेट होगा। और गुर्जर में एक खासियत है कि गुर्जर कमज़ोर नेता के पीछे नहीं लगता। गुर्जर को बहुत मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, मजबूत नेता की ज़रूरत होती है। और पार्टी ने जो कैंडिडेट मदन भैया को उतारा है वे हर तरह से भारी है। और आज जो सरकार का रवैया है, विशेष तौर से जो कमज़ोर लोग हैं उन पर शासन और प्रशासन के बल का प्रयोग मोदी योगी सरकार कर रही है, ऐसी स्थिति में मदन भैया का लड़ना वहाँ बहुत ज़रूरी था। उधर सहारनपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि चुनाव के लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम और नगर पालिका का बड़ा चुनाव है। 2017 में भाजपा मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम छोड़कर बाकी सभी जगह पर अपना परचम लहरा चुकी है। हालांकि इसके बाद शाहजहांपुर के रूप में एक और नगर निगम अस्तित्व में आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भाजपा निकाय चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। सभी वार्डों में लड़ने वाले प्रत्याशियों को भाजपा अपना सिंबल देगी। इस बार 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका में भाजपा अपनी विजय का झंडा फहराएगी। हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारा जो संगठन का स्ट्रक्चर है, बूथ है, सेक्टर है, मंडल है, सभी को सक्रियता के साथ, उनकी मेहनत के साथ सरकारों ने जो काम किए हैं, हम अपनी पूरी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इन उपचुनावों में पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में जनता का, प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सोनभद्र बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सोनभद्र में आदिवासियों को वे वन भूमि का पट्टा सौंपेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी यहां संबोधित करेंगे। सीएम योगी सेवा कुंज आश्रम में बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ के आश्रम में लगभग 2 घंटे तक मौजूद रहेंगे। आश्रम में सीएम कुल 2 घंटे 25 मिनट तक रुकेंगे। इस दौरान वे दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। वनाधिकार कानून के तहत चिन्हित आदिवासियों को जमीन का पट्टा भी देंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक आश्रम के लोगों के साथ समय गुजारेंगे। प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर तक चलेगा ये गड्ढा मुक्त अभियान। बता दें कि अभी तक 78% काम पूरा होने का दावा किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को रफ्तार मिली है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का ये अभियान अब आगे भी जारी रहेगा। 12 नवंबर तक जहां 46,684 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त की गई है, 4,596 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण किया गया है, 6,142 किलोमीटर की लंबाई के विशेष मरम्मत के काम को पूरा किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।